नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज बात होगी अतीक अहमद के गुर्गों की और जमींदोज होते उनके आशियानों की। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि अतीक अहमद के तमाम सारे आशियाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। उनके परिचित लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है और उनके मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आपने देखा ही होगा कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में गरजते हुए कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके एक दो दिन बाद ही आपने देखा होगा कि एक बदमाश जो अतीक अहमद का साथी और गुर्गा माना जाता था, उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। अब अतीक अहमद और उनका परिवार डर में है, दहशत में है। उनके दो बेटे फरार हैं, उनके तमाम सारे साथी इस समय फरार चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे नेपाल और आसपास की सीमा में कहीं चले गए हैं। पुलिस मुस्तैद है। अतीक अहमद को डर सता रहा है कि उसे भी जान से मारा जा सकता है। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है, आग्रह किया है सुप्रीम कोर्ट से कि उसे यूपी में न भेजा जाए, उसकी जान को खतरा है। बहरहाल ये योगी आदित्यनाथ के तेवर हैं, बुलडोजर के तेवर हैं। इस तेवर को जनता पसंद कर रही है। अब क्या होगा, अभी तक क्या हुआ है, पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद अपनी बहस जारी करते हैं। विपक्षी पार्टियां भले ही सीएम योगी की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हों, लेकिन 2017 में पहली बार यूपी में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने, तब से लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर उन्होंने कमर तोड़ रखी है। इन 6 वर्षों में प्रदेश में 62 चिन्हित माफिया और उनके गैंग के सक्रिय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आंकड़े बताते हैं कि अब तक गैंग के 466 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए। हाल ही में प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या के बाद सीएम योगी ने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए विधानसभा में कहा, जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। कि दूसरे दिन ही पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी को मार गिराया गया। इतना ही नहीं, अपराधियों के मकान पर बुलडोजर भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 2017 से जब लगातार बुलडोजर की कार्रवाई और बड़े माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए उनकी संपत्ति को जब्त करने की जब तक कार्रवाई चलती रही, उस पर विपक्ष ने बहुत हो हल्ला किया। देखिए, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था वो पटरी पे आ जाए, गुंडे माफियाओं पे सख्त कार्रवाई हो, ये समाजवादी पार्टी भी चाहती है। लेकिन बुलडोजर वो कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार बुलडोजर चल रहा है। उसके बाद भी प्रयागराज जैसी घटना हो जाती है, कानपुर जिहाद जैसी घटना हो जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपराधियों पे, गुंडे माफियाओं पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन देश का संविधान किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। जनता ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई को सराहा और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया। माफिया और अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित लगभग 21 अरब 69 लाख रुपए की संपत्तियां अब तक जब्त की जा चुकी हैं, जबकि 68,784 अतिक्रमित स्थलों को और 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। पुलिस महकमे के लिए भी लगातार कोशिशें जारी हैं, जिसमें अब तक करीब 2260 करोड़ रुपए का हाल ही में बजट भी जारी किया गया। इसके अलावा 5,381 नए पदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 86 राजपत्रित और 5,295 अराजपत्रित श्रेणी के पद शामिल हैं। जेल की कार्रवाई को भी बदलते हुए जेल मैनुअल में बदलाव किया गया। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल मैनुअल में कई ऐसी भ्रांतियां थीं, जिसको मिटाने के लिए जेल मैनुअल में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गईं। फिलहाल राज्य में थाना स्तर पर 16,158 टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित किया जा चुका है। 83,721 केस दर्ज किए गए और अपराधियों की कमर तोड़ने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अपने दावे पर डटे सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल अपराध के मुद्दे, महिलाओं, गरीबों और कमजोर को जो सुरक्षा देने का वादा किया था, उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरते नजर आते हैं। बहरहाल हमारे साथ आज बहस में जुड़ेंगे ओम प्रकाश सिंह है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विनय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के रूप में सुधीर शर्मा हमारे साथ रहेंगे और अनिल के अंकुर हैं, जनता टीवी के पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख भी हैं और स्टेट ब्यूरो प्रमुख भी हैं। चर्चा की शुरुआत हम आज समाजवादी पार्टी से करते हैं। विनय सिंह जी, आपकी पार्टी ये कह रही है कि बुलडोजर जो है न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, लेकिन जनता तो खुश है। समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? माफियाओं पे बुलडोजर चलने से है या सख्ती से है या एनकाउंटर से है? किस चीज से दिक्कत है विनय सिंह जी? देखिए उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी को किसी चीज से दिक्कत नहीं है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई
समाजवादी पार्टी हमेशा समय समय पर करती रही। जब भी माफियाओं ने सर उठाया है तो उसको कुचलने का काम किया। उसके लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत से ऐसे तरीके अपनाने का काम किया, जैसे 100 डायल, जिसमें जो है हर तरह की सुविधाओं के साथ लैस होकर के कि तुरंत जो है कोई वारदात हो तो मौके पर पुलिस पहुंच सके। तो समाजवादी पार्टी को किसी चीज से दिक्कत है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे जो पुलिस अधिकारी भी हैं रिटायर्ड, और ओम प्रकाश सिंह जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप अपराधियों को कैसे पहचानेंगे? आखिर अपराध को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे बांटेंगे कि ये अपराधी है? जैसे कि अगर किसी के ऊपर केसेस हैं, बहुत सारे संगीन अपराध भी हैं, उन केसों को आप डिफाइन कैसे करेंगे? क्या इंतजार करेंगे कि इसके ऊपर 52 केस है, इनके ऊपर 20 केस है, वह किसी की हत्या कर दे तो हम उसे अपराधी समझ लेंगे, फिर उसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे? तो आखिर हम ये आप कैसे डिफाइन करेंगे? हम तो कहते हैं कि हर जिले से टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार होनी चाहिए, जो समाज के लिए कहीं न कहीं घृणित है, समाज के लिए दुश्मन है। ऐसे अपराधियों के भी घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, न कि चिन्हित करके किसी मनुष्यता के साथ किसी को, जो अतीक ने जो अपराध किया है, जो नाम आ रहा है, अगर अपराध उन्होंने किया है तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, और चल भी रहा है। लेकिन मैं एक चीज और जरूर पूछना चाहूंगा, आपको भी शायद याद होगा, रीता बहुगुणा जोशी जी बहुत पहले चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत हुई थी उस समय। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अतीक अहमद को रातों रात चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के प्रयागराज शिफ्ट करना पड़ा। ऐसा कौन सा इनपुट था जिसके वजह से शिफ्ट करना पड़ा? चुनाव के बीच में ऐसी कौन सी बात थी या ऐसी कौन सी दिल लगी थी? तो इस सब चीजों को भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ये तो ठीक है विनय सिंह जी, वो शिफ्ट किया, लेकिन ये भी सच है कि अतीक अहमद को सांसद आपकी पार्टी ने बनवाया, अतीक अहमद को पाला पोसा आपकी पार्टी ने, अतीक अहमद बने आपकी पार्टी में आने के बाद, उनको राजनीतिक संरक्षण आपकी पार्टी ने दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा तक में ये आरोप खुल करके लगाया था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी तो मिलता रहा है ना ऐसे अपराधियों को, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो। कहीं ना कहीं वो जाकर के समाजवादी पार्टी से जरूर उनका लिंक जुड़ जाता है। तो पालने पोसने में इनको समाजवादी पार्टी भी कम दोषी तो नहीं है। विनय सिंह जी, उत्तर प्रदेश में क्या 2 ही अपराधी हैं? और जो भारतीय जनता पार्टी से जो संबंधित है, जो अभी नरसंहार हुआ सीतापुर में, वो गृह राज्य मंत्री का जो लड़का था, क्या उसका घर किसी लोहे का बना हुआ था? क्या उस पर बुलडोजर नहीं चल सकता था? ऐसे कितने अपराधियों का नाम बताएं? माननीय उप मुख्यमंत्री के ऊपर 52 केसेस है। आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि आगे चल करके कुख्यात नहीं होंगे? आखिर अपराध का आचरण क्या है? आप बताएं ना कि अपराधी अपराध कैसे करता है? आगे चल करके ठीक है, ओम प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए। ठीक है विनय जी, ओम प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए उपाध्याय जी, ऐसा है, अपराधियों और माफियाओं के बारे में जितनी अच्छी जानकारी समाजवादी पार्टी को है उतनी किसी को नहीं है। आपको भी नहीं है, हमको भी नहीं है, और इस पैनल पर बैठे हुए लोगों को। देखिए विनय जी बहुत सही कह रहे हैं, इनको बुलडोजर से दिक्कत नहीं, इनको बुलडोजर जिसके ऊपर चल रही है उससे दिक्कत है। जब कोई व्यक्ति पौधा लगाता है और जब वो पेड़ बन के उपाध्याय जी तैयार होता है और जब उस पेड़ को काटा जाता है तो पौधा लगाने वाले को दिक्कत होती है। आपने उपाध्याय जी एक सवाल पूछा ना कि आखिर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को माननी बनाने वाला कौन? फूलन देवी को माननी बनाने वाला कौन? डॉक्टर विजय मिश्रा को बनाने वाला कौन? इनके पास कौन सी फैक्ट्री थी जो 2-2 हजार करोड़ की संपत्तियां और कई 100 एकड़ जमीन के जो है अवैध जमीन और मकान और तमाम चीजें कहां से आई? एमपी एमएलए किसने बनाया? तो इनको माननी बनाने का काम, इनको जो है फलने फूलने का काम, इनको आतंक पैदा करने का काम, इनको पोषण करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और सुनिए, जिनकी राजनीति ही परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण से हो, आप 6 साल का परिदृश्य उठा के देख डालिए। विधानसभा के अंदर
और विधानसभा के बाहर या घर में तीन चीज है। आप चाहे डिबेट जितना चला लीजिए, मैं तो जितना डिबेट करता हूँ उपाध्याय जी वो 75% इन्हीं तीन विषयों पर करता हूँ। क्या? समाजवादी पार्टी के अंदरूनी लड़ाई, कभी चाचा हुए, भतीजा हुए, कौन अलग हुआ, कौन गया, इस पर डिबेट किया। या तो गुंडे और माफियाओं पर किया, या तो जातिवाद को लेकर के किया, या तो तुष्टीकरण को लेकर के किया। और इनके द्वारा जो मैं आपसे जवाब आपको समय दूंगा विनय जी। सुनिए, हिंदू धर्म ग्रंथों को फाड़ना, हिंदू धर्म ग्रंथों पर कमेंट करना, उनको जो है उनके प्रति गलत टिप्पणी करना। और दूसरी बात यह है विनय जी, एक बात मैं आता हूं प्रकाश जी आपके पास आता हूं। विनय सिंह जी आपकी बात का कुछ जवाब देना चाहते हैं, फिर हम सुधीर शर्मा जी से जवाब लेंगे। विनय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं दो चीज अभी ओम प्रकाश जी ने बोला है, मैं उस पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। उन्होंने फूलन देवी जी का नाम लिया है। फूलन देवी जी, उन्होंने जो अपराध किया, मैं उस अपराध का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, कुछ ऐसे सामंतवादियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है जिससे वो पूरी चीज, जिससे समाज, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बुलडोजर की बात, बुलडोजर में कोई ज्ञान नहीं होता। आखिर जब आप बुलडोजर का श्रेय ले रहे हैं तो कानपुर की घटना के बुलडोजर का श्रेय कौन लेगा, ये बताइए। वहां पर जिस तरीके से लोगों को जला दिया गया बुलडोजर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसका श्रेय क्यों नहीं लेते आप? अगर आप ट्रेन की घटना में हुए, आप मंत्री से आप इस्तीफा मांग सकते हैं, तो बुलडोजर ने जो हत्या की है, इस तरह की क्यों मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या शर्मिंदा नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल होना चाहिए। एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ विनय जी, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलना चाहता हूँ उपाध्याय जी। अतीक अहमद फूलन देवी के बारे में आपने जो 2 साल जो है पंजाब सरकार के मेहमान बनकर रहे ना, अतीक अहमद हाजिर हो जाए, प्रयागराज घटना के सारे अपराधी हाजिर हो जाए, कि फिर काहे बुलडोजर चलेगा विनय जी? आपको तकलीफ नहीं होगी ना, आपके नेता को तकलीफ होगी। नंबर 1, और उपाध्याय जी मैं इनको बता दूं, एक कांग्रेस पार्टी है जिसके जो है अधिवक्ता है, काली कोट पहन के कपिल सिब्बल भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि बुलडोजर पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर पर कोई रोक नहीं लगा सकते। यदि बुलडोजर के चलने में, प्रयोग होने में किसी प्रकार की गलती है तो वो मेरी सुनवाई हो सकती है। लेकिन अगर ये कहिए बुलडोजर न चलेगा, और जिसको बुलडोजर चल रहा। जी ठीक है, मैं सुधीर शर्मा जी से हम सवाल ले लेते हैं। सुधीर जी, एक तो ये कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के एक सवाल ये उठता है कि कानून में क्या है, क्योंकि अभी हमने पिछले कई सालों से इस तरह की कार्रवाई नहीं देखी कि अपराध कायम हुआ और उसके तत्काल बाद जो कुर्की है उसके आदेश जारी हो जाते हैं 1 दिन के अंदर और फिर इमारतें गिराई जाती हैं। तो ये पहले क्यों नहीं ऐसा होता था? अगर कानून में ये व्यवस्था है तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पे ये कार्रवाई क्यों नहीं होती थी? और यदि नहीं होती थी, आज इतनी तेजी से हो रही है, तो आपका जो कानून है, आईपीसी है, वो क्या कहती है? सुधीर जी। बताइए, सबसे पहले आपके प्रश्न में आने के पहले एक छोटा सा विनय सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया था। बिचारी फूलन देवी जो समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ युद्ध कर रही थी, अगर विनय भाई के घर का कोई पुलिसकर्मी दंगे कांड में मारा गया होता तो कभी ये शब्द का इस्तेमाल ना करते। उस डाकू बनना ना बनना एक सामाजिक व्यवस्था है जी। कोई इंसान खुशी से डाकू नहीं बनता, इस बात को मानते हैं, लेकिन डाकू बनने के बाद कानून को अपने हाथ में लेने वाले को बेचारी कहना गलत होगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, माननीय बन सकता है, हम लोग उसे सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन किसी भी कीमत के ऊपर किसी डाकू को बेचारा कहना यह न्याय संगत नहीं होगा जिसने निहत्थे पुलिस वाले पे गोलियां चलाई हो। अब आते हैं सर आपकी बात के ऊपर, बुलडोजर बाबा, पूरे हिंदुस्तान में इसकी गूंज उठ रही है जी। हम आपको इसमें यहाँ एक ही बताना चाहेंगे, जी। कानून आईपीसी सीआरपीसी पहले भी वही थे, आज भी वही है, कल भी वही रहेंगे। आज के समय में गवर्नमेंट की जितनी एजेंसियां हैं वो एक साथ एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। अगर सुधीर शर्मा ने कोई अपराध किया, कहीं भी उनका नाम आया, उनकी पूरी जनपद सामने आ जाती है।
कि उन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर आज से 8 साल पहले मकान बनाया था। जमीन किसकी, मकान बनाने वाला कौन, नक्शा पास है कि नहीं, सबने मिलकर डीएम ने तुरंत ऑर्डर किया, ध्वस्त कर दो। किसी भी अपराधी को मारने से अच्छा है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए। आर्थिक मार सबसे बड़ी मार होती है। अगर हम कहते हैं ना आतंकवादियों की फंडिंग खत्म हो जाए तो आतंकवाद खत्म हो जाता है। आज उसी चीज को इंप्लीमेंट करते हुए उत्तर प्रदेश शासन आईपीसी, सीआरपीसी और डीएम की जो ध्वस्तीकरण की पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए बुलडोजर का नियमानुसार कार्रवाई कर रही है और सही, बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता आज ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। शर्मा जी तो इसका ठीक है शर्मा जी इसका मतलब ये हुआ कि कानून तो पहले भी थे लेकिन उनको इस्तेमाल करने की जो आजादी ब्यूरोक्रेट्स को या पुलिस अधिकारियों को मिलनी चाहिए थी उतनी आजादी नहीं थी। अब यह है कि सरकार का पुलिस को या पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग है। आपका कहने का आशय यही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी हाँ जी। तो अभी जो कार्रवाई जी, लेकिन जी मैं शर्मा जी की बात का जवाब दे दूं। शायद शर्मा जी इसलिए कह रहे हैं कि पूरी आजादी है क्योंकि तब किसी को जिंदा जला करके किसी बेकसूर को मारने की आजादी नहीं थी। आज जिंदा जला करके किसी बेकसूर को मारने की आजादी है। आज पुलिस को इतना बेलगाम कर दिया गया है कि किसी को भी जिंदा जला, आखिर इस पर क्यों नहीं? आपसे मैंने एक चीज पूछा है, शर्मा जी से किया था कि आप अपराध को कैसे डिवाइड करेंगे। आपने पूनम देवी के मामले पे आपको बड़ा कष्ट हुआ, आपने कह दिया तो आप अच्छा और बुरा अपराधी दो हिसाब से आप डिवाइड कर रहे हैं कि और लोगों के ऊपर जो अपराध के जो और संगीन, ये जवाब सुधीर जी से ही लेते हैं। सुधीर जी, अपराध को कैसे डिवाइड करेंगे? अपराध किसी पर 10 है, किसी पे 20 है, तो क्या उनके जो मकान है या उनकी जो संपत्तियां हैं वो कुर्क की जाएंगी? एक संवैधानिक सवाल है, उसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। इसके बाद हम अनिल के अंकुर जी के पास चलते हैं। जी शर्मा जी पहले उपाध्याय जी, अपराध गीता में लिखा है जिसे 101 पूरे हो जाते हैं तो भगवान ने उसी गर्दन कलम कर दी थी। अपराध छोटा है, बड़ा है, मझौला है, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है। अपराध किसके द्वारा किस समय मैं तब से यही पूछ रहा हूं शर्मा जी, आप बताइए माननीय उप मुख्यमंत्री के ऊपर तो उनको जवाब देने दीजिए। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे श्रीमान जी? अगर खाली मुकदमे कायम होने से व्यक्ति अपराधी हो रहा होता, उनको जवाब बात सुनिए तो आप इस पर कहेंगे खाली मुकदमे, अगर पूनम देवी जी ने अगर अपने अपराध हुआ, अरे सुन तो लीजिए विनय जी, एक एक करके बोलिए। बात सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। विनय जी, अपराध एफआईआर होने से कोई भी व्यक्ति, आप हो चाहे हम हो, आप हमारे खिलाफ आज एफआईआर कर दीजिए, हम आपके खिलाफ एफआईआर कर दें, हम मुलजिम नहीं बनते। 1000 मुकदमे कायम हो जाए एफआईआर के, मुलजिम नहीं होते। एफआईआर होने से मुलजिम हो रहा होते तो जब बहन जी की सरकार थी सारे सपाई जेल के अंदर होते। आज बीजेपी की सरकार है, सारे सपाई जेल के अंदर होते। कल सपाई की सरकार थी, आज बीजेपी की। एफआईआर से कुछ नहीं होता। एफआईआर होगी या तो फाइनल रिपोर्ट लगेगी या चार्जशीट लगेगी। चार्जशीट लगेगी, फाइनल रिपोर्ट लगेगी। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, 2 मिनट का समय दे दीजिए, उसके बाद कोर्ट में जाता है। विनय जी सुन तो लीजिए, वो टेक्निकल जवाब दे रहे हैं, टेक्निकल जवाब दे रहे हैं वो जी। और जब तक कोर्ट बात कंप्लीट करिए, उसका ट्रायल शुरू नहीं होता। जब कोर्ट आपको मुलजिम साबित करती है तब आप मुलजिम होते हैं, उससे पहले मुलजिम नहीं होते, चाहे आपको 100 मुकदमे कायम हो जाए। हाँ, जिस समय आपके खिलाफ किसी एक मुकदमे में ऐसा एविडेंस मिलता है, ऐसा साक्ष्य मिलता है कि आप आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, ये हमारा फैक्ट है, फिगर है, तो उस समय आपके पास कोई मर्जी नहीं रहती। फास्ट ट्रायल में इसलिए होता है, इसीलिए पास्को एक्ट बना है, इसीलिए रेप के मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाले जा रहे हैं। सरकार चाहती, अपराध को कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसके शासनकाल में अपराध बढ़े। अपराध को तोड़ना, खत्म करना हर सरकारी कर्मचारी का दायित्व है, चाहे वो चाहे डीएम साहब हो, चाहे कप्तान साहब हो, चाहे छोटे कप्तान हो, चाहे बड़े कप्तान हो, चाहे दरोगा जी हो। जी, अपराध होता है। ठीक है सर, कलम पकड़ कर, अनिल के कलम पकड़ करके। ठीक है विनय जी, एक मिनट, विनय जी आपके पास आ रहे हैं ना? विनय जी आप सुनिए तो, अनिल के अंकुर हमारे साथ काफ़ी देर से हैं। अनिल जी, आप तो इस प्रदेश में लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपने हर क्षेत्र की रिपोर्टिंग की है, क्राइम में भी आप रहे हैं।
ये जो इस समय जमींदोज करने की कार्रवाई चल रही है और अपराधियों को जिस तरह से खौफ का माहौल है, मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई जो हो रही है, ये आपने पहले कब देखी है और इस कार्रवाई का क्या असर आप जनता के ऊपर देखते हैं? और क्या ये, जैसा भी शर्मा विनय जी सवाल उठा रहे हैं इस पर, तमाम बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, कानपुर की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट है क्या? अनिल। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ये देखें कि कब से ये कार्रवाई शुरू हुई, तो सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जब कल्याण सिंह सरकार थी, और कल्याण सिंह की जब सरकार आई, तो उन्होंने कहा कि हम क्रिमिनल्स को, अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने टॉप 5 क्रिमिनल्स की एक सूची बनाना शुरू की। हर जिले में टाइप 5 क्रिमिनल्स को उन्होंने कहा हम काउंटर करेंगे, उनके पर चाहे ऊपर हिस्से में चाहे नीचे हिस्से में लगे, लेकिन वो अपराधी को टॉप 5 क्रिमिनल्स को पकड़ना जरूरी है। बात वहां शुरू होती है। लेकिन हम अगर बात करें अब पिछले 20 साल यानी कि 2002 से लेकर के 2022 के बीच की, 2002 से लेकर के 2017 तक गैर भाजपाई सरकार थी, उत्तर प्रदेश गैर भाजपाई सरकार थी, और इस दौरान अपराधों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपराध मुक्त के नारे के साथ लड़ा। ऐसी स्थिति तो पैदा हुई, खुद दूसरी पार्टी के दल सोचे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2021 में इतने ज्यादा क्रिमिनल बढ़ गया कि इसका मुद्दा बन गया कि अपराध मुक्त समाज, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद बात आती है कि जब अपराधियों को निंदा होना शुरू हुआ, तो जब योगी सरकार आती है, योगी सरकार ने फार्मूला तय करते हैं, कल्याण सिंह के फार्मूले को और मॉडिफाई किया जाता है और लगड़ा वो चलाया गया कि जो भी अपराधी है उसके पैर के नीचे ऑपरेशन लगड़ा शुरू किया गया। इस तरीके से किया गया। और जो बड़े माफिया लंबे समय से संपत्तियों पर, राजकीय संपत्तियों पर या अपनी गुंडागर्दी से, अपने बाहुबल पर जो जमीन हड़प रहे थे, सरकारी या गैर सरकारी, उन पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई इस हद तक की गई, जो बुलडोजर चला के संपत्ति ली गई, कि 21 अरब की संपत्ति पिछले इसी लोग 4-5 साल के दौरान 21 अरब की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने इन अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपराधी इतनी बड़ी संपत्ति कब्जा क्यों दे? इसमें अब सवाल इसमें उठता है एक पत्रकार होने के नाते कि इसमें इस बात को सरकार, जो सरकारी तंत्र है और सरकार है, इसमें इस बात को ध्यान जरूर देना चाहिए कि अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी कोई धर्म नहीं होता। अपराधी का धर्म अपराध होता है। जो लोग ऐसा करते उसको बगैर इस भावना से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा बीच बीच में आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ये आरोप तो पक्ष विपक्ष तो एक दूसरे पर लगाते रहेंगे। जी ठीक है। विनय जी, अभी आपके पास आता हूँ, पहले ओम प्रकाश सिंह जी से। ओम प्रकाश सिंह जी, विनय जी ने बार बार एक प्रश्न उठा रहे हैं, कानपुर की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं कि बुलडोजर जब वहाँ चला तो वहाँ ऐसा कौन सा चेहरा था पुलिस का, ऐसा कौन सा अमानवीय चेहरा था या कौन से अपराधी थे वहाँ कि वो जलते रहे और पुलिस के लोग तमाशा देखते रहे। और बाद में वो मुद्दा भी हुआ, हालांकि बहुत सारे उसमें पुलिस कर्मचारियों पर और उन पर नगर निगम के लोगों पर गाज गिरी है, उन पर केस भी दर्ज हो गए हैं, लगभग 23 लोगों के ऊपर FIR हुई है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ अधिकारी अति कर रहे हैं, और जो उनको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को बुलडोजर पसंद है तो कहीं भी बुलडोजर चला दो ताकि मुख्यमंत्री जी के यहाँ नंबर बढ़ जाएंगे। एक सवाल ये भी उठता है, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? उपाध्याय जी, जो गलत है वो गलत। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी गलत चीज को सही साबित करने का प्रयास नहीं किया गया, चाहे वो गुंडा माफिया अपराधी रहा हो, चाहे बड़ा से बड़ा पॉलिटिकल रहा हो, और चाहे DM और SP IAS और IPS की कौन हो। सुनील शर्मा जी को पता है कि पिछले 6 वर्षों में जितने IAS IPS और उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उतना देश आजादी के बाद से लेकर के अब तक कार्रवाई नहीं हुई। ये बार बार कानपुर की घटना कर है, ठीक है, कानपुर की घटना निश्चित रूप से दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन विनय जी को ये भी सोचना चाहिए कि उस घटना के कुछ घंटे के अंदर ही वो पुलिस अधिकारियों पर 302 तक के मुकदमे कायम हुए, गिरफ्तारी हुई, और
भारी संख्या में लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। क्या इनके जमाने में मथुरा में रामब्रिक द्वारा एडिशनल एसपी सीईओ को मारने के बाद उसमें कार्रवाई हुई थी? क्या अमेठी में सीईओ की हत्या होने के बाद कार्रवाई हुई थी? क्या इनके नेता ने आतंकवादियों का आपने हाई कोर्ट में पैरवी किया था, जिन्होंने काशी में और अयोध्या और लखनऊ में सीरियल बम ब्लास्ट किया था, उनका उन आतंकवादियों का मुकदमा वापस करने के लिए इनको जो है हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आज उसके 4 अपराधियों को उपाध्याय जी आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो इनका तो इतिहास ही वही रहा। दूसरी बात, ये एक सेकंड भी नहीं, देखिए जब घटना घटती है तब ये क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त। और इनको बड़ी चिंता ये है कि जब कोई चैनल ये दिखाता है, जब कोई प्रिंट मीडिया ये दिखाता है कि पिछले 12 से 17 की सरकार में 700 दंगे हुए और 6 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, 62 जो गैंग थी उनकी कमर टूट चुकी है, 21 अरब से, जैसा अंकुर जी ने बताया, 21 अरब की इनकी चल संपत्तियां बरामद हो चुकी है। तो ये जाति और मजहब के चश्मे से देखते कि किसका हुआ, मुख्तार भाई के खिलाफ कार्रवाई हुई, अतीक भाई के खिलाफ कार्रवाई। अरे मेरे भाई, तुम्हारी लोटिया डूब गई, 17 का चुनाव इसी पर हारे, 22 का चुनाव इसी पर हारे, भविष्य आपका कोई दिखाई पड़ता नहीं। जो आप बार बार विनय कहते हो ना, बार बार आप कहते हो ना, एक बात सुन लो विनय जी, शायद आपको जानकारी नहीं है, 6 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी उप मुख्यमंत्री किसी मंत्री का केस वापस नहीं लिया, लेकिन 2016 में केस वापस लिया अखिलेश यादव ने अपने ऊपर लगे मुकदमे को वापस किया है, जाके पता कर लो। और ये बात सदन के बीच में मुख्यमंत्री जी ने बड़े डंके के चोट पर विनय जी से जवाब ले लेते हैं, विनय जी जवाब दीजिए। विनय जी, देखिए माननीय ओम प्रकाश सिंह जी अभी कह रहे थे कि कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है ओम प्रकाश जी, आप विनय जी को जवाब देने दीजिए, अब उनको बोलने दीजिए। ओम प्रकाश जी, आपकी बारी में वो बीच में नहीं बोले थे। फलाने भाई पर कार्रवाई हुई, फलाने भाई पर कार्रवाई हुई, तो हम भी तो कह रहे आशीष भाई पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी बुलडोजर की। तमाम ऐसे आपके जनप्रतिनिधि हैं, अरे कहाँ साहब घर गिर गया, कौन सा बुलडोजर चल गया? आपके ऐसे बहुत से जनप्रतिनिधि बैठे हैं जिनके ऊपर हत्या तक के मुकदमे हैं, आपके सांसद और विधायक। आप सुनिए, मैं तो मुझे दर्द नहीं हुआ, आपको दर्द बहुत हो रहा है, तभी बोलते हम, आप ही बुला सकते हैं। एक एक करके ओम प्रकाश जी, एक एक करके। ओम प्रकाश जी उनको बोलने नहीं दीजिए, आपको फिर जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। मेरी डिबेट में मैं ये चाहता हूं कि एक एक करके जवाब दे, ताकि सबकी बात सुनाई। पहले विनय जी बोल रहे, आप पूरा जवाब देना उसको। समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में समाजवादी पार्टी के ही नेता के घर पर बुलडोजर हमने चलवाया था, अगर उसने अवैध निर्माण किया था। याद कर लीजिएगा, पहला बुलडोजर रामपाल यादव सीतापुर का रहने वाला था, जो लखनऊ के अंदर बुलडोजर चला था। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हमारा अपराधी या फलाने का अपराधी। अपराधी होता है, न उसकी कोई जाति है, न उसका कोई संबंध है, न मानवता है। और दूसरी चीज, एनसीआरबी का भी डेटा कहता है कि 2016 में 4,94,25 अपराध एनसीआरबी का डेटा बताता है, और 2018 में 6,85,157 मुकदमे दर्ज हुए। अपराध इस समय बढ़े हैं, अपराध उस समय कम हुए थे, अपराध इस सरकार में बढ़े। और नहीं, उस समय एफआईआर ही नहीं होती थी विनय जी, एफआईआर होती ही नहीं थी। मैंने देखा है सपा के द्वारा, एफआईआर ही नहीं होती थी, एफआईआर जाति धर्म देख के होती थी। ये फैक्ट है। अभी ये चूंकि हम लोगों ने यहाँ लंबे समय से पत्रकारिता की है, और मैं यही लखनऊ में हूँ, ये एफआईआर ही नहीं होती थी। तमाम शिकायतें ये थी कि एफआईआर हो ही नहीं रही है। और एक बात, कहीं ना कहीं अपराधियों का संबंध सपा से जुड़ता है, ये भी एक फैक्ट है। मेरी बात सुनिए, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए सपा ने ही कहा था ना, भाजपा ने तो नहीं कहा था, और उनमें से 4 को फांसी भी हो गई है। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण सपा ने दिया है। आज
सपा इसलिए बैकफुट पे दिखाई देती है। जिस तरह से विपक्ष के तेवर होने चाहिए उस तरह के तेवर इन मुद्दों पे दिखाई नहीं देते, क्योंकि सत्ता पक्ष फिर आपके गड़े मुर्दे उखाड़ता है, फिर आप पे हावी हो जाता है, जैसा विधानसभा में भी हमने देखा। तो विनय सिंह जी, ये भी एक फैक्ट है। बोल तो लीजिए, आप प्रवक्ता है क्या पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? बोल दिए। आपसे मैंने कहा कि कलम छोड़, सुन लीजिए, कलम मत छोड़िए, सुनिए, कलम को पकड़े रहिए, कमल पकड़ने की आवश्यकता कतई आपको नहीं है। अब से मैं देख रहा हूँ आपको कमल अच्छा लग रहा है, कलम आप नहीं, मुझे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कलम ही आपकी ताकत है, इस चीज को जान लीजिएगा। कलम ही आपकी बात कर रहा हूँ, है ना? अरे मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ भाई, मैं भी फैक्ट पे बात कर रहा हूँ ना। दिक्कत यही है, आप सवाल नहीं सुनते। मैंने उतने ही तीखे सवाल ओम प्रकाश सिंह जी से भी किए थे, मैंने उतने ही तीखे सवाल ओम प्रकाश सिंह जी से भी किए थे। मेरा काम है सवाल करना। अब आप उसको किस रूप में रिएक्ट करते हैं ये आप देखिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो मैंने सवाल किया उसका शांतिपूर्वक जवाब दीजिए, हम शांतिपूर्वक सुनेंगे। कलम और कमल में मुझे नहीं पढ़ना है, ये आप हैं, ओम प्रकाश जी जाने, आप दोनों इस मामले में निपटिए, मुझे इससे बख्शिए प्लीज। विनय जी, आप जवाब दीजिए। आपने कहा संगठित अपराध, बोलिए। संगठित अपराध किसे कहते हैं? जो पश्चिम में कोर्ट के अंदर जज के सामने दनादन गोलियां चलती हैं दिन दहाड़े, संगठित अपराध उसे कहते हैं। प्रयागराज में जिस तरह से गोलियों की बौछार, बमों की बौछार हुई, संगठित अपराध किसे कहते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, जेल आपका, सरकार आपकी, प्रदेश आपका, माफिया बैठा है आपके ही सरकार के किसी राज्य में, और पूरी वहां पर बैठ करके इसका जो है खाका तैयार किया जाता है कि कैसे अपराध होगा। आपकी खुफिया एजेंसी कहाँ है? आप बताते हैं कि बरेली जेल के अंदर सारी रणनीति तैयार हुआ। जेल आपका, सारा तंत्र आपका, प्रदेश आपका, सब कुछ आपका, और उसके बाद आप कहेंगे, पीठ अपनी छुपाएंगे कि हमने ऐसा डरा दिया कि दूसरे प्रदेशों में भाग गए। दूसरे प्रदेशों में अगर जाकर के आराम से माफिया रह रहा तो आपका फेलोर है। आपके पास क्या जेल ऐसे नहीं है कि आप इन लोगों को रख सकें? क्या आपकी खुशियां ऐसी नहीं है कि जेल में रख करके रणनीति तैयार न कर सके? इसी उत्तर प्रदेश जेल के अंदर रख करके उनको उनकी सारी रणनीति को, ये आपका विफलता नहीं है। सुधीर शर्मा जी से बात करते हैं हम। सुधीर जी, तमाम सारी बातें हैं, इन सब के बावजूद भी जैसे समाजवादी पार्टी का अक्सर ये आरोप रहता है, अभी मैंने कुछ ट्वीट्स भी देखे और तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बहुत सिलेक्टेड अपराधियों के खिलाफ ही इस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन बहुत सारे जैसे ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, 8-10 अपराधियों की सूची थी, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो इस तरह की जो सख्त कार्रवाइयाँ होती हैं उसके पीछे क्राइटेरिया क्या होता है? पुलिस किस तरीके से सोचती है और किस तरीके से प्लान करती है? क्या कहीं आपको कोई पक्षपात नजर आता है इसमें सुधीर जी? क्योंकि आप एक गैर राजनीतिक जवाब देंगे और टेक्निकल जवाब देंगे, इसलिए ये सवाल आपसे मैंने किया। बिल्कुल सही आपने कहा। जो ट्रायल न्यायपालिका में चल रहा है जी, जिसका मुकदमा चाहे 302 का हो, 376 का हो, आज से 8 साल, 10 साल पहले, 11 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले अपराध हुआ, उस पर FIR हुई, चार्जशीट लगी, चार्जशीट के ट्रायल्स हो रहे हैं जी, कमीशन लोअर कोर्ट में चल रहा है, अपर कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट में जा रहा है, जहां कोर्ट में केस चल रहा है, न्यायपालिका के निर्णय के बीच में कोई भी हस्तक्षेप कभी नहीं करता। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जी, और कानून भी हमारा कहता है कि लॉ, जो हमारा लॉ ऑफ जस्टिस है, उससे ऊपर कोई नहीं है। रही बात जो आप जिसको कह रहे हैं कि जी माथा देख के टीका करना कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किसी के खिलाफ नहीं हो रही है जी, ये आपसे किसी शेयर करना चाहेंगे। जब तक विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं हुआ था तब तक होता था खाली पर्टिकुलर कास्ट के हम जी कार्रवाई पुलिस कर रही है। अपराधी की, जैसे हमारे अंकुर भाई ने कहा कि अंकुर जी जो सही कहते हैं, अपराधी होता है ना, उसकी कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है। जब अपराधी अपने घर वालों का नहीं हुआ तो समाज का क्या होगा, किसी पार्टी का क्या होगा और किसी पुलिस वाले का क्या होगा? और अपराधी की जगह, जैसे हमारे योगी जी कहते हैं, बहुत सहमत है, दो ही जगह हो सकती है, या तो जेल के अंदर या ऊपर। क्योंकि देखिए
इनकाउंटर सब जो आप लोग कहते हैं इनकाउंटर, इनको इनकाउंटर कुछ नहीं है। जो आईपीसी में धारा 100 में आपके पास पावर है, अब वो वक्त चला गया कि माफिया आपके ऊपर एक गोली चलाए तो हम कहें दूसरी गोली और मार लो, भाई गांधी ने बोला दूसरा गाल आगे कर दो। आपके पास आपको कोई गोली चलाएगा तो आपको भी गोली चलाने का अधिकार है। ये गलत लोग कन्वेंशंस कहते थे कि आप पुलिस आग रक्षा में गोली पहले पांव पे चलाएगी, ये पिक्चरों में दिखाया जाता है। आईपीसी में कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो कृपया आप लोग ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए हमको बताएं। आग रक्षा में गोली मारने का अधिकार आपके पास भी विनय भाई उतना है जितना सुनील शर्मा के पास है, जितना हमारे कप्तान या डीजी के पास है। कोई नियम नहीं कहता कि पुलिस वाले पे गोली चले तो पुलिस वाला पांव पे गोली मारे, और जब माफिया को हम मार रहे हैं तो उसके पांव पे गोली मारे, पुलिस माफिया हमारे छाती पे गोली मारे। तो उससे कानून आईपीसी 100 ठीक है, देख लीजिए, उपलब्ध है, बिल्कुल क्लियर है। इनकाउंटर सब ये हम लोग का अपना इनकाउंटर में जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो काउंटर का जवाब इनकाउंटर दिया जाता है। लोग इनकाउंटर में मारा गया, इनकाउंटर में एक तो मरेगा या तो पुलिस ही मरेगा या मुझे मरेगा। ठीक है सुधीर जी, ठीक है। अनिल के अंकुर, आपसे ये जानना है कि जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है प्रदेश में और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को लेकर के अपनी अपनी राजनीति भी कर रहे हैं, अब आप इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2024 में यही बुलडोजर फिर एक बार से सिंबल बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और 2024 में इसका लाभ मिलेगा? क्योंकि 2024 बस अब दूर नहीं है। अनिल जी। और पता जी, जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से 2017 के चुनाव में अपराध एक मुद्दा बना था, वैसा ही मुद्दा अब माफिया राज के खिलाफ चल रहे अभियान बनेगा। उसमें बुलडोजर, हमें याद है कि 2022 का चुनाव था, 2022 विधानसभा चुनाव में जगह जगह बुलडोजर के छोटे छोटे से वो बुलडोजर जो खिलौने होते हैं बुलडोजर के, वो ले मॉडल के रूप में ले करके लोग पब्लिक मीटिंग में आते थे और बताते थे कि ये बुलडोजर, जो योगी की पब्लिक मीटिंग होती थी तो उस वहां पे पब्लिक इसको लाइक कर रही थी, तभी इनको लेके आती थी। तो ये बुलडोजर अगर आज बहस का मुद्दा बना है तो इसका मतलब आगे आने वाले चुनाव में इसका कहीं ना कहीं असर दिखेगा। और किस हद तक दिखता है ये तो बात में पड़ा बताएंगे, लेकिन ये मुद्दा बनेगा और ये जाहिर बनेगा। जी बिल्कुल ठीक है। ओम प्रकाश सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि बहुत सारे अपराधी, हालांकि सुधीर जी ने उसका बड़ा सटीक उत्तर दिया है कि जो मुकदमे ट्रायल पे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर और उस पर तमाम सारे अपराधियों की लिस्ट डाल रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और उनका रिश्ता वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हैं। तो ये इस तरह के मामले हैं, इसको आप किस तरह से लेते हैं, भाजपा किस तरह से लेती है और सरकार किस तरह से लेती है? ओम प्रकाश सिंह जी। देखिए, जैसा कि अनिल अंकुर जी ने एक बात कही थी कि अपराधियों की कोई जात, कोई धर्म, कोई पंथ और कोई क्षेत्र नहीं, अपराधी अपराधी। तो एक बात तो यह है कि यह सरकार जब से बनी अपराधियों के साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के लोग जब उसको जाति चश्मा से देखते हैं, तुष्टीकरण के चश्मा से देखते, आवाज आ रही है कि नहीं? उपाध्याय जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए। जी, मैंने कहा कि आ रही है, बोलिए जी। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी कर्म कुंडली और आदत के मुताबिक जब अपराधी मारे जाने के बाद या कार्रवाई होने पर वह अपने जाति और तुष्टीकरण के चश्मे से देखती है कि ये किस जाति का अपराधी मारा गया, किस धर्म के अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुआ, क्योंकि वो उनकी पूंजी है, उनकी पूंजी ही एमवाई है, जिसका वो नारा चुनाव में अक्सर देते हैं और जिसको खुश करने के लिए वो अनाप शनाप स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को आगे भी करते हैं, शफीकुर रहमान वर्क जैसे लोगों को आगे करते हैं कि भैया तुम जहर उगलो, हम पीछे से जाति धर्म की बात करेंगे। इन्होंने एक नाम लिया ब्रिजेश सिंह, ब्रिजेश उपाध्याय जी क्या चाहेंगे? इनके मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर 6 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ और ब्रिजेश सिंह
आज भी कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा वो मुकदमा लड़ रहे हैं, कोर्ट से जमानत मिल रही है, कोर्ट से उनके खिलाफ जांच हो रही है। अगर 6 साल में उन्होंने एक भी अपराध किया हो तो कृपया ये बताएं, मैं इनको अपनी बात से मौका देता हूँ। तो क्या बताएं, इंतजार करेंगे? कौन से अपराध करेंगे जिसका ये नाम देते हैं प्रकाश सिंह सिंह, फलाने सिंह। अरे भैया बताओ ना किसने कौन अपराध किया। लेकिन आपके अतीक और मुख्तार ठीक है विनय जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है बोलो भैया, बस ठीक है ओम प्रकाश जी, एक ही बात को रिपीट न करें, वो विनय जी से जवाब लेते हैं। ठीक है विनय जी, मैंने अब बोलने दीजिए विनय जी। ओम प्रकाश सिंह जी जो कह रहे थे कि इतने साल तक उन्होंने अपराध नहीं किया, मैंने भी तो यही कहा है ना। क्या आप अपराध करने का इंतजार करेंगे कि आप अपराध करने का इंतजार करेंगे किसी का? है मतलब क्या करें? तो सुझाव दीजिए विनय जी, बहुत अच्छा सुझाव। घर तो गिरना चाहिए, घर तो गिरना चाहिए ना विनय जी। आप घर क्यों नहीं मेरा सवाल है विनय जी, जैसा अभी सुधीर जी ने कहा था, सुधीर जी कह रहे थे कि जिनके मुकदमे ट्रायल पे हैं, जिनकी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिन्होंने पिछले 6 साल से कोई उनको ऐसे ही थोड़ी कि चलती हुए गोली मार देंगे। भाई गोली तो अतीक अहमद को भी नहीं मारी गई ना, लेकिन अभी हाल ही में उसने एकदम उसके गुर्गों ने आके किस तरह से सरेआम एक उमेश पाल की हत्या कर दी, उसके गनर की हत्या कर दी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो ये तो संभव नहीं है ना कि मतलब जितने भी अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं उनको लाइन से खड़ा करके गोली मार दें। ये थोड़ी है, कानून का राज भी तो कोई चीज है विनय जी। जी तो क्या आप अपराध करने का इंतजार करेंगे? हम तो कहते हैं 10 माफियाओं का अपराध आप 10 माफियाओं की लिस्ट बनाइए। चलिए ठीक है, आप बोलिए, जवाब दीजिए। किसका व्यक्ति है जो अपराधी किसका व्यक्ति है, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आता है इस दायरे में तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सैनिक के घर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर आप बताइए, जो कानपुर में जो नृशंस हत्या हुई, उनके जो जिन लोगों ने की उनके घर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज जो नक्सल माफिया है जिन्होंने युवाओं के अरमानों पर बुलडोजर चलाया है, उनके घरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज इससे लोग बेरोजगार टहल रहे हैं, आज लोग परेशान है, युवा उनके घरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उपाध्याय जी ठीक है, अपराधी पहचान, चलिए ठीक है कि कौन अच्छा अपराधी। हाँ ठीक है विनय जी। हाँ ओम प्रकाश जी आप कुछ कहना है? ओम प्रकाश जी आपकी बात का जवाब दे रहे जी। ओम प्रकाश जी, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बोलिए। कृपया विनय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध और विद्वान प्रवक्ता ये बताएं, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इरफान सोलंकी, विजय मिश्रा या इन जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई वो क्यों नहीं होनी चाहिए थी, तो क्यों हुई? आप इसको बताएं, क्यों हुई? होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? आप ये मैं बता होनी चाहिए भाजपा पोषित बीजेपी पोषित अपराधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बता दें। होनी चाहिए थी कि नहीं? सैनिक के लड़के के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं, ये बताइए। उसका जवाब दूंगा। अरे दीजिए, पहले आप ये बताएं इनके खिलाफ पहले आप बताएं ना, आप बताएं। वो होनी मुझे लगता है ये आप लोग राजनीतिक तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। सुधीर शर्मा जी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि अभी उन्होंने, आपने विनय जी को सुना, सुधीर जी उसका मुझे लगता है कि बेहतर जवाब आप देंगे, क्योंकि आप जो जवाब देंगे वो बिल्कुल संवैधानिक और उस पर होगा, कोई राजनीतिक बयानबाजी आपकी नहीं होगी। सुधीर जी। विनय जी, कभी भी हम अपराधी को राजनीतिक चश्मा लगा के देखेंगे तो दिक्कत होगी। कोई भी बहू बेटी को छेड़ता है, चाहे हमारी छेड़े या आपकी छेड़े या ओम प्रकाश जी की बेटी छेड़े, वो छेड़ना कोई भी होगा अपराधी कहलाएगा। ये नहीं होगा कि सब उन्होंने समाजवादी की छेड़ी है कि भाजपा की छेड़ी है कि पुलिस वाले की छेड़ी है। जिसने भी लड़की को छेड़ा है उसको दंड मिलना चाहिए। आप सहमत है कि नहीं? अपराध के ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई हो। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित जान लीजिए, हम आपको आपके माध्यम से बात कह देना चाहेंगे, आज के समय में अपराधी कोई भी हो, जो मौजूदा सेटअप है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये जान लीजिए बख्शा कोई नहीं जाएगा, चाहे कितने से बड़ा बड़ा सूरमा हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो। गलत होगा सजा जरूर मिलेगी। देख लीजिए शेखपुर शर्मियों को विधानसभा में सजा मिली। ठीक है, चाहते उनको मैदान मिल सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। राजनीति की ये बहस जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में अपराधी जमींदोज हो रहे हैं, ये सही है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहस में हिस्सा लिया।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर आपसे बात करने के लिए ज़रूर हाजिर होंगे। ये उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उससे जनता गदगद है, क्योंकि जनता इन लोगों से त्रस्त थी। ज़मीनों पर कब्जे, माफियागिरी, रंगदारी, एक दूसरे को हत्या कर देना, छोटी छोटी बातों पर बदला लेने के लिए खून की यहाँ पे नदियाँ बहती थीं। राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को प्राप्त था। ये राजनीति से पोषित पालित लोग थे। आज इनके खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो जनता को जरूर इसमें अच्छा लग रहा है, और जाहिर है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हों और चाहे आने वाले लोकसभा के चुनाव हों, इसका लाभ लेने की कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी करेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे, और उसके साथ तमाम सारी उनकी जो जनहितकारी योजनाएं हैं, तमाम GIC है और G20 है, इन सब का भी एक कार्यक्रम इस समय देश में चल रहा है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में खुशहाली हो, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज समाप्त हो। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।